नमस्कार, मेरा नाम संजय कुमार है। मैं एक कवि, कहानीकार, उपन्यासकार और चित्रकार हूँ। मैं आपके समक्ष अपना एक लेख प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरे लेख का शीर्षक है काला धन। ये लेख मैंने तब लिखा था जब केंद्र में 2014 से पहले कांग्रेस और अन्य पार्टियों की गठबंधन सरकार चल रही थी। उस वक्त भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। उस वक्त अपराधीकरण बहुत ज़्यादा हो गया था और इसीलिए अपराधियों के हौसले बहुत बुलंद हो चुके थे। अब मैं ये लेख आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरे लेख का शीर्षक है काला धन। भारत में कितना काला धन है, इसका अंदाज़ा लगाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मुझे लगता है कोई भी ये नहीं बता सकता है कि भारत में कितना काला धन है। काला धन कैसे बनता है? काला धन बनता है कानून की कमी से। हमारा प्रशासन परम भ्रष्ट हो चुका था क्योंकि हमारा संविधान भ्रष्टाचार को नहीं रोक सकता था। जहाँ पर भ्रष्टाचार होता है वहाँ काला धन अपने आप बनना शुरू कर देता है। हर जिले में प्रशासनिक अधिकारी, माफिया और नेताओं का परम भ्रष्ट तंत्र बन चुका था। ये परम भ्रष्ट तंत्र जिला से शुरू होकर राज्य में से होकर और आखिर में केंद्र सरकार तक जाता था। ये परम भ्रष्ट तंत्र इतना ज़्यादा शक्तिशाली हो चुका था कि कोई कानून इसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता था। नेता, माफिया और अफसर ये तीनों मिलकर इस काले धन को नियंत्रित करते थे। हर साल राज्य सरकारें और केंद्र सरकार जनता के विकास के नाम पर करोड़ रुपए फूंक डालती थी, पर वास्तविक विकास शून्य होता था। विकास का करोड़ रुपया भ्रष्टाचार के माध्यम से काले धन में बदल जाता था। आज ज़्यादातर राज्य सरकारें दिवालिया हो चुकी हैं। राज्य सरकारों के पास अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए धन नहीं था, पर विधायकों, सांसदों, मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के पास इतना काला धन था कि उसका कोई हिसाब ही नहीं था। हमारे देश में करोड़ों लोग बदहाली का जीवन बिता रहे थे, पर भ्रष्टाचारियों के पास इतना ज़्यादा काला धन था कि उसका कोई हिसाब ही नहीं था। कुछ दिन पहले सूचना का अधिकार विधेयक पास हुआ था। इस विधेयक से बहुत कम भ्रष्टाचार रोका है। सूचना का अधिकार वैसे बहुत ही प्रभावशाली हो सकता है, पर अभी लोगों को इस सूचना के अधिकार विधेयक की कोई जानकारी नहीं है। पिछले 70 सालों से हमारे देश में इतना ज़्यादा काला धन इकट्ठा हुआ था कि उसका कोई हिसाब ही नहीं है। पिछले 70 सालों से में केंद्र में न जाने कितनी जन कल्याण की योजनाएं बनाई गई, पर ये सारी योजनाएं भाप की तरह हवा में उड़ गई। भारतीय राजनीति सिर्फ भ्रष्टाचार की रखेल बन गई थी। हर चुनाव में नेता भ्रष्टाचार को नष्ट करने की बात करते थे, पर भ्रष्टाचार ज्यों का त्यों था। देश के ज़्यादातर राज्य दिवालिया हो चुके थे। क्षेत्रीय पार्टियां जो उन दिनों बहुत तेज़ी से फल फूल रही थी, राष्ट्रीय पार्टियों से ज़्यादा भ्रष्ट हो चुकी थी। अफसर भ्रष्टाचार करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते थे और आज भी समझते हैं। राज्यों में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, सुशासन, रोजगार का उचित विकास नहीं हो पा रहा था। जनता अत्यंत असहाय अवस्था में जी रही थी। हमारा संविधान भ्रष्टाचार को फलने फूलने में खाद का काम करता था। आज की उस वक्त की राजनीति शुद्ध मुनाफा कमाने का व्यापार बन गई थी। क्योंकि हमारा समाज परम जातिवादी था, इसीलिए सारी राजनीति जाति के आधार पर चलती थी। जाति की राजनीति समाज में परम विकृति उत्पन्न करती थी। मैंने अपने जिले जौनपुर में कई बार परम भ्रष्टाचार को अपनी आंखों से देखा था। अभी कुछ दिन पहले एक अपराधी को मैंने धनबल और बाहुबल से विधायक बनते देखा था। उस अपराधी ने प्रशासनिक अधिकारियों को पैसे देकर खरीद लिया था, फिर बूथ कैप्चरिंग करके वह विधायक बन गया था। कुछ दिनों के बाद उस अपराधी ने मायावती की सरकार गिराने की कोशिश की तो मायावती ने उसे जेल में बंद कर दिया। जब उसकी मां की मृत्यु हुई तो उसकी तेरही में सारे महान सपा के नेता आए थे। राजनीति का खेल कितना घिनौना हो चुका था। राजनीति में सिर्फ पैसे का ही महत्व था, चाहे वो पैसा कैसे भी आए। नेताओं को सत्ता ने इतना ज़्यादा अंधा बना दिया था कि वो सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकते थे। उस अपराधी को एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री ने बहुत ज़्यादा महत्व दिया था। मैं इस घटना का उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस घटना को मैंने अपनी आंखों से देखा था। सभी पार्टियों में अपराधियों की भरमार हो गई थी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में उस वक्त 3 ध्रुव बन चुके थे। पहला ध्रुव भाजपा का था, जिसे सवर्ण वोट देते थे। दूसरा ध्रुव दलितों का था, जिसे बसपा कहते थे।
तीसरा ध्रुव पिछड़ों का था जिसे सपा कहते थे। इस तरह उत्तर प्रदेश की राजनीति में 3 ध्रुव हो चुके थे। आज से 30 साल पहले उत्तर की राजनीति में सिर्फ सवर्णों का ही अधिकार था। इसी तरह सभी राज्यों में जातिवादी ध्रुवीकरण हो चुका था। अब सभी राज्यों में किसी भी एक जाति का एकाधिकार नहीं है। अभी हाल में कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा चुनाव सुधार हुए थे। कुछ दिन पहले सूचना का अधिकार बिल भी पास हुआ था। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी दिनों दिन फैलता जा रहा है। अभी भ्रष्टाचार के दानव को काबू करने के लिए बहुत से उपाय करने हैं, पर अब भ्रष्टाचार को नष्ट करने की प्रक्रिया चल रही पड़ी है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि के विकास से ही लोगों को सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा और उद्योगों का भी विकास करना बहुत जरूरी है। हमारे देश में ग्रामीण विकास मंत्रालय था जो कि 2014 से पहले घिसट कर चल रहा था। जिला स्तर पर कृषि के विकास के लिए बहुत से संस्थान थे, पर ये सारे संस्थान पंगु हो चुके थे। गांव उस वक्त विश्व का सबसे बड़ा नरक बन चुका था। जो भी वहाँ किसी की भलाई करता था तो उसका जीना बहुत ही मुश्किल हो जाता था। गांव में उस वक्त हर विकृति परम अवस्था पे थी। वह मनुष्य को हम जानवर कर सकते थे। मैंने एक नेता को देखा था जो कबीर पे भाषण दे रहा था। वही नेता कुछ दिनों बाद एक परम अपराधी को बचाने में जी जान से लगा हुआ था। काले धन को हम हर जगह देख सकते हैं। परिवार में, गांव में, शहर में, देश में हर जगह काला धन छाया हुआ था। हर विकृति का समाधान है जागरूकता और शिक्षा। जैसे जैसे हमारे समाज में जागरूकता फैलेगी वैसे वैसे हर विकृति नष्ट हो जाएगी। आओ हम अपने देश को मिलकर एक विकसित देश बनाएं जिससे सभी सुखी हों, सभी का कल्याण हो। मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।